बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। सबसे पहले स्टार्ट करने से मैं ज़ीशान मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थोड़ा सा ज़ीशान मलिक का साहब का बैकग्राउंड और हमारा ताल्लुक तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 15-16 साल से ज़्यादा का जैसा है। हमारा ताल्लुक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है आप कह लें 18-19 साल का है साथ। ज़ीशान और मैं इकट्ठे लॉ कॉलेज से हमारा ताल्लुक था। मैं इनसे एक आध साल सीनियर था। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट से एक प्रॉबेबली एक पॉजिटिव निशान छोड़ जाते हैं। तो ज़ीशान साहब वो अमंग वेरी फ्यू पीपल जो हमारे लॉ कॉलेज में हमेशा अपनी हार्ड वर्क और मेहनत से इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और ये बहुत बड़े बेहतरीन मुकर्रर थे, मुझे याद है, और अमंग्स द मोस्ट रिफाइंड एंड द शाइनिंग लॉ स्टूडेंट्स। तो कहना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट दिस स्टेज यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। क्योंकि ज़ीशान साहब ने ना सिर्फ अपने लॉ कॉलेज में अपने आप को नुमाया किया, मगर मैं इनको रेट करता हूँ अमंग्स वेरी वेरी फ्यू लॉयर्स जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से अपना मुकाम बनाया है इस प्रोफेशन में। और इन्होंने कई एरियाज ऑफ लॉ में काफ़ी काम किया हुआ है और मैं खुद जब भी कभी फंसता हूँ तो मैं इनसे ही रहनुमाई के लिए इनको फ़ोन करता हूँ और माशाल्लाह इनका एक बड़ा मकाम है। और आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि ज़ीशान साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्त ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है और मैं इनको फुल क्रेडिट देता हूँ इस बात का। और अल्लाह इनको और मौका दे कि मज़ीद इससे बेहतर ऐसे सेशंस कराते रहें। तो ज़ीशान साहब, हैट्स ऑफ टू यू, अल्लाह आपको और बहुत कामयाबी दे। लेट्स अहमद तयूब साहब का भी इसमें बैकग्राउंड मेरा ख्याल है कि हाँ, अहमद तयूब साहब का, क्योंकि उनसे इसलिए मैं कह सकता हूँ वो भी एक फेलो बैरिस्टर है मेरे, और उनका बैकग्राउंड एक कह ले कि जिस तरह कहते हैं ना खानदानी कई जनरेशन से चल रहा होता है, तो वो एक हमारे एक बड़े ज़बरदस्त रहनुमाओं में से हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अहमद तयूब जैसे लोग अगर हमारे प्रोफेशन में रहेंगे तो शायद हमारा प्रोफेशन कुछ करता रहेगा, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो जो एफर्ट, और आई थिंक ही इन माय रेटिंग ही इज द ओनली ऑफिस बेरर अमंग्स लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार कि जिन्होंने आके वो काम किया जो वकील को करना चाहिए था। उन्होंने हर वो काम, जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ अ लॉयर, उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी फॉर्मेडेबल टीम बन रही है और अल्लाह इनको बहुत कामयाबी दे। सो नाउ गेटिंग बैक टू द बेसिक टॉपिक अंडर डिस्कशन, मैं थोड़ा सा आपको मैं कोशिश करूंगा इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि इट शुड नॉट बी अ वेरी पर से ना लेक्चर मोड, क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद में कई लोग सोते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, कोई उधर गिरा होगा, कोई उधर सो रहा होगा। पर इसकी हरकत ये मतलब नहीं कि मैं कोई बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, मगर एक लेक्चरिंग मोड जो होता है वो इंसान को चीजों में सुना देता है। सो आप सब अपने ना बी ऑन योर हील्स में कभी भी किसी को इशारा कर सकता हूँ, तो आप अटेंटिव रहिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इस टॉपिक को आगाज करने से पहले आप में से कितनों को फर्क पता है कि एक बैरिस्टर क्या होता है और एक सोलिसिटर क्या होता है? मैडम आप बताइए। सर, सोलिसिटर अभी बात करेंगे जो केस तैयार करता है, और बैरिस्टर होता है जो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, आर्ग्यू करता है। एक्सेलेंट, आप बताइए। ये बताइए कि ये दोनों जो डिफरेंट एरियाज हैं, लोग कैसे बन जाते हैं सोलिसिटर और बैरिस्टर? इसका कोर्स रूट पता है आपको कि कौन कैसे बनता है? ये कनाडा की नहीं, यूपी की बताइए। दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ये बात होती है जैसे हमारे यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं होती। यूके में आप बैरिस्टर भी जाएंगे तो हर डोमेन में हमें अलग बैरिस्टर मिलेंगे, जैसे यहाँ हमारे ज़ीशान सर है, हर फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि सब मासवा सिर्फ दो अमंग द ऑडियंस जनरली इसकी अवेयरनेस क्लैरिटी की जरूरत है। ये बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में एंटर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। याद रखिएगा कि दुनिया जहां में
LLB सिर्फ एक एकेडमिक डिग्री कंसिडर होती है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री। हमारे यहाँ पे तो 3 साल के लॉ के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें प्रोसीजरल लॉ के सारे कोर्सेज भी आपको पढ़ा दिए जाते हैं। दिस डज नॉट हैपन इन द यूनाइटेड किंगडम, इन कनाडा और अदर जुरिसडिक्शंस। और यूनाइटेड स्टेट्स का तो लॉ ही फर्क है, उनका तो सिस्टम फर्क है काफी। हम यूके की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम उनका बहुत सा लॉ का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करते हैं। याद रखिएगा कि LLB करने के बाद एक स्टूडेंट को 2 ऑप्शंस दी जाती हैं कि अगर उन्होंने कल को एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है तो आइदर वो सोलिसिटर बनेंगे या वो एक बैरिस्टर बनेंगे। फर्क ये होता है कि दोनों के अपने 1 साल का कोर्स होता है। जो सोलिसिटर का कोर्स होता है इट्स कॉल्ड द लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स, और जो बैरिस्टर के लिए आपने कोर्स करना होता है उसे कहा जाता है बार वोकेशनल कोर्स, जिसका अब नाम BPTC हो चुका है, बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स। नाम चेंज हो, जब मैं पढ़ रहा था तब उसका नाम BVC था, बार वोकेशनल कोर्स। फर्क ये होता है, जैसे इन्होंने बताया, कि एक सोलिसिटर वहां पे एक बड़ी वाज़ेह तफरीक है। याद रखिएगा कि लॉ इन इंटरनेशनल अफेयर्स इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया। जिस तरह आप यहाँ डॉक्टर्स को देखते हैं ना कि कोई ENT का स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो का है, कोई किडनी का है, कोई लंग्स का स्पेशलिस्ट है, इसी तरह वहां लॉ के हर एरिया के अंदर स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इंग्लिश यूरिसडिक्शन की हम बात करेंगे क्योंकि उसको बेस बनाते हैं, तो वहां पे उन्होंने सोलिसिटर के रोल में एक ऐसा एडवोकेट रखा होता है जो सीधा क्लाइंट डीलिंग करता है, क्लाइंट से हर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है, और फिर इवेंचुअली वो एक क्रिएट करता है एक डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है द बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर हर वो इंफॉर्मेशन जो उस केस के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो मौजूद होती है। और इससे इन एडिशन टू दैट द फी स्ट्रक्चर, उसके क्या खर्चा होगा, क्या उसकी इम्प्लीकेशन होंगी, वो सब सोलिसिटर ही तय करता है। उसके बाद जब सोलिसिटर ने कोई रिलीफ के लिए बात करनी हो फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो बैरिस्टर को एंगेज करता है, क्योंकि राइट ऑफ ऑडियंस, आप समझते हैं व्हाट इज राइट ऑफ ऑडियंस? आपके पास ये इख्तियार हो कि आप किसी कोर्ट के आगे पेश हो सके हो पेश हो सकते हो कोर्ट के आगे पेश, तो वो बैरिस्टर्स को ही दिया जाता है वहां पे। सो इस तरह है कि मैं मिसाल देता हूं कि अगर 1000 पाउंड का केस बुक किया है एक सोलिसिटर ने, तो 600-650 पाउंड वो खुद रखेगा और 300-350 पाउंड या 400 पाउंड तक वो बैरिस्टर को देगा, और विद क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट ये ले, और ऊपर एक लिखा होगा इंस्ट्रक्शन नोट कि क्लाइंट का ये इशू है और ये चीज है जो उसको रिक्वायर्ड है, which makes the life of a barrister very simple। पाकिस्तान में क्या होता है, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताएं, एक एडवोकेट क्या करता है? फाइल भी खुद बनाता है, क्लाइंट से पैसे भी निकलवाता है, फीस नहीं लेता, निकलवाता है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। फिर फटे पुराने कागजों को जोड़ता है, फिर बैठ के उसकी बेटर कॉपियां भी बनवाता है, ठीक हो गया। इसमें करते करते आधा पौना तो वो खर्च हो चुका होता है, फिर जाके उसकी बारी आती है कोर्ट के आगे पेश होने की। तो आप सोचिए कि 3 से 4, और याद रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंग्लिश यूरिसडिक्शन में पैरालीगल्स का भी एक बहुत मेजर हाथ है। पैरालीगल्स वो मुंशी हैं, देखे हुए आपने, पैरालीगल से होते हैं वो मुंशी होते हैं, जो कि बड़े मुनासिब मुंशी होते हैं। और याद रखिएगा कि ये पैरालीगल्स / सेक्रेटरीज भी एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, जो कि एक वकील का, एक बैरिस्टर का सारे स्केड्यूल मेंटेन करते हैं या सोलिसिटर का। तो अगर दिन का आगाज हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने दिन के एक चीज को बताना है कि आज आपकी फलानी जगह ये हेयरिंग है, आपने इससे मीटिंग करनी है, इस क्लाइंट को मिलना है, व्हिच मेक्स द लाइफ ऑफ द लॉयर मच इजियर। हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद नहीं है, और उसकी वजह बुनियादी क्या है कि हमारे अपने प्रोफेशन में प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम लॉयर्स ही एक दूसरे के लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं। जैसे कि निशान इस बात से एग्री करेंगे कि अगर उनके पास एक क्लाइंट आया है फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस, तो किसी भी दुनिया में आप प्रोफेशन में जाए फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस, कभी वो फ्री हो सकती है?
आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको चेक करते हैं तो 3,500 से 5,000 के दरमियान आपको देके आना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं वो फ्री बांटते। हम वो वाहिद प्रोफेशन है इस मुल्क में जो फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं। और क्या होगा, हम क्यों करेंगे ये, क्योंकि हमें पता है कि ये 6-7 और से भी मिलके आएगा, ठीक है। और इसलिए कि ये हमारे पास फंस जाए या हमारा क्लाइंट बन जाए तो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे नजरिए में, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वी आर डूइंग दिस सर्विस टू आवर ओन प्रोफेशन। क्यों नहीं आज हम ये सोचते कि हम ये काम नहीं करेंगे। कोई भी क्लाइंट आएगा वो हमसे प्रोफेशनल फी लेगा, फी हमें देगा, चाहे बहुत नॉमिनल सी हो, 3-4 हजार हो जाए, 5,000 हो जाए, मतलब ये बहुत नॉमिनल फी हो, बट इतनी हम सब उनसे चार्ज करेंगे ताकि क्लाइंट को पता हो कि ये फ्री सर्विस नहीं है और आपकी एडवाइस की एक वैल्यू होगी। तो ये कुछ मैंने आपको एक बेस में बनाने की कोशिश कर रहा था। अब हम चलते हैं टू दी पैरालीगल। कोई एज सच बाहर की जुरिसडिक्शन में, बाय द वे, पैरालीगल्स आर लॉ स्टूडेंट्स या वो बैरिस्टर्स जो कि अभी अपना जिनको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं मिला। याद रखिएगा कि बाहर की जुरिसडिक्शन में एक बैरिस्टर को या सोलिसिटर को अपना काम करने से पहले, जिस तरह हम करते हैं ना कि 8-10 साल एक चेंबर में लगते हैं, इस तरह उनको भी लगाने पड़ते हैं, जिसमें उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत डिफिकल्ट होता है उनकी सर्वाइवल। छोटी शाम को नौकरियां कर करके वो गुजारा कर रहे होते हैं और दिन को वो पैरालीगलिंग कर रहे होते हैं। हर कोई नहीं कर, मतलब कई जो होते हैं जो कि क्वालिफाइड भी होते हैं एक बेसिक लीगल एजुकेशन, मगर ये कि अमूमन उनको ऐसे ही मिले हुए होते हैं जो उनको सर्विस दे रहे होते हैं चेंबर्स में। इस वजह पर कि जी हमें मौका मिल जाए काम करने का, ताकि हमारी सीवी में आ जाए कि हमने इतना अरसा एक पुराने बड़े रेप्यूटेड चेंबर में एज ए पैरालीगल काम किया। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ये, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने एक्सपोजर लिया, उसका ये निचोड़ है। मैं फिर जीशान साहब को बहुत ज्यादा इसका अप्रिशिएट करूंगा और उनको सारा सेहरा दूंगा कि वो नॉलेज जो हम लेके आते हैं हम वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, और वो ट्रांसफर होना हम सब में बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम वी आर ऑल बट वन बार, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेम प्रोफेशन। और जो यूथ नहीं आ रही है, ये हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी है, जो शायद हमें नहीं मिला था कभी, लेकिन अब हमारे ऊपर ये है कि हम इसको ट्रांसफर करें। तो जीशान साहब के लिए खास आखिर में तालियां होनी चाहिए इस बात पे। लीजिए आगे चलते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ हाउ टू बी अ लॉयर। एक बात याद रखिएगा कि ये मैंने मेरा तकरीबन 16-17 साल का तजुर्बा हो चुका हुआ इस प्रोफेशन में। तो उसमें से मुझे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे शुरू में बड़े अच्छे फोरम्स पे काम करने का मौका मिला और मैंने स्टेट लेवल पे कई चीजें जो है वो देखी, सीखी और जानी। एक चीज जो मैंने सबसे बड़ी, मैं आपको सबसे पहले एट द वेरी ऑनसेट कह रहा हूँ, ये है आप जितने मर्जी बड़े वकील बन जाए, अगर आपकी लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग स्किल्स ठीक नहीं है तो आप सारी उम्र बैसाखियों पे चलेंगे। ये मेरी बात है। मैंने बड़े सीनियर वकीलों को देखा है कि वो इन बाहर बैठे हुए जो ये वसीका नवीस बैठे होते हैं या ये जो स्टेनो बैठे होते हैं, PRF फाड़ते जाके इंजीनियरिंग करके बनाते हैं। दिस इज, आई वुड से, अ डिससर्विस टू द प्रोफेशन। ये इंसल्ट है इस प्रोफेशन की। बल्कि सर मैं यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा इनको भी ताकि पता चले कि अनफॉर्चुनेटली जो कैंट कचहरी और इस तरह की जो कचहरी हैं, क्या आवाज़ नहीं आ रही? अभी कर लेते वहां पर ना जब बेल पिटीशंस फाइल होती हैं तो कुछ एडवोकेट्स को, जिस तरह सर ने कहा कि या तो अपने ऑफिस से ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाएं, अनफॉर्चुनेटली वहां फोटोकॉपियर के पास ना एक फोटोकॉपी पेज पड़ा होता है, उसके ऊपर सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द कोर्ट ऑफ डैश, केस टाइटल डैश, और जो 4 ग्राउंड्स हैं वो पहले ही लिखी होती है उसके अंदर, और नीचे वकील का नाम आपने खुद लिखना होता है। यानी आपने बेल फाइल करनी है, किसी स्टेनो के पास भी नहीं जाने की जरूरत पड़ती। फोटोकॉपियर को कहें कि भाई एक बेल का फॉर्मेट दे दो, बेल पिटीशन 1 रुपए में वहां से। यानी ये हमारे प्रोफेशन की बदकिस्मती है। अच्छा, 150 ये ब्रेड पड़ गया होगा। इसी में मैं एक ऐड करता हूँ, चीजों से बचना है हमने, इसलिए बताने का मकसद था। मैं एक इसी तरह, जब आप नए लॉयर बनते हो ना तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो थोड़ी सी मेरी ट्रेनिंग इस तरह हुई भी थी, तो मैंने एक बेल आर्ग्यू की जो कि एक बेलेबल ऑफेंस था, तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलनी थी। मैंने जनाब कोई 8-10 सफ़ों की बेल लिखी, उसमें मुझे आज भी याद है मैंने कुछ 8 से 12 किया, 12 थे या 10-12 थे, सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट्स लिखाए, वो इतनी मोटी मैंने ना बना के बदले गया वहां पे। जब मैजिस्ट्रेट के आगे रखी तो मैजिस्ट्रेट ने वो यूं देखा लिटरली कि ये कौन है बना के लाया। मैंने कहा जी मैं। कहते ठीक है जी आप जाए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मैंने कर दिया, ये प्रॉपर नहीं बनी। तो आगे से कहते हैं कि नहीं जी ऐसी बेल तो कभी हमने नहीं देखी। ये निशान की बात में ऐड करूंगा, वो उसने आगे साइड पे कर दी। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा लो जी पहले बेल, और आर्ग्यू के बगैर ही मुझे बेल। जब फैसला आया तो क्या हुआ, बेल डिसमिस्ड। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो क्लाइंट भी छोटे से राज चलते टाइप नहीं होते जिनको आप एक्सपेरिमेंटल ले रहे होते हैं। तो वहां से एक सबक सीखा प्रोफेशन का, कि फिर किसी ने मुझे बताया एक सीनियर ने कि यार तू किस चक्कर में था, ये बेल हुई है हाई कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि वो थी एक चालू भट्टी शराब की पकड़ी गई थी जिसमें से 200 बोतलें पकड़ी गई थी और चालू एक भट्टी चल रही थी। तो उसने कहा कि जी अगर 30-40 बोतलें होती ना तो ये ले लेता बेल, 100-150 हो तो वो सेशन मिलेगा, और अगर 200 के करीब हो तो वो हाईकोर्ट से मिलेगी। तो आपको चाहिए था कि क्लाइंट के साथ ये अंडरस्टैंडिंग करते कि मिली हाईकोर्ट हुई है। अब आप सोचो कि ये कितना खौफनाक एलिमेंट है ऑफ आवर प्रोफेशन कि एक पैरेलल निजाम चल रहा है एक लॉ के होते हुए। जब लॉ क्लियरली कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट ये काम कर सकता है तो वो मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं कर रहा। खैर ये तो एक और चीजें जल्दी जाएगी गुफ्तगू। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि सबसे पहले जिस चीज से हर वकील जान छुड़ाता है वो है उसकी और उसकी किताबों से दोस्ती। ईमानदारी से बताइएगा बहुत कितने लोग हैं जिनको बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का। आंसर मुझे पता है क्योंकि मुझे भी नहीं शौक था कभी। मुझे भी शुरू में बहुत बुरा लगता था, कौन किताबें खोल के बैठे, और जो ही आप लॉ बुक खोलते हैं तो वो उतनी हॉस्टाइल लगता है आपको, और बेहतरीन नींदें जिसको नींदों का मसला भी होगा उसकी भी नींदें ठीक हो जाती हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन इसके बगैर हल कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आपने बड़ा वकील बनना है आज, और आई एम श्योर ईशान साहब भी यही करते होंगे। मैं अब तक अपने किसी एसोसिएट के ऊपर अपनी रिसर्च नहीं छोड़ता ब्लाइंडली। मैं खुद पहले करता हूँ, ड्राफ्टिंग खुद उनकी करके फिर मैं खुद देख के फिर कोर्ट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला सबक आपने सीखना है कि आज से ऑनवर्ड्स आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है इस प्रोफेशन के अंदर। ये बात प्लीज नोट कर लीजिएगा। बेशक आप यंग हैं, अभी आपको कोई नहीं जानता, लेकिन हर हालात की तब्दील होते और आपके बड़े वकील बनने में बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है और लोग आपको पहचानना और जानना शुरू हो जाते हैं। मैंने जब कभी किसी वकील के बारे में ये सुना, किसी बड़े जज की ऐसी बात होनी चाहिए कि यार नहीं मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो अच्छा है, वो काबिल है, मेहनत करके आता है, तो मेरा ख्याल है कि सारी जिंदगी की आपकी वो हासिल पूंजी है कि एक बहुत बड़ा जज आपके बारे में ऐसी बात करना हो। और वो तभी ही पॉसिबल हो सकता है कि जब आप अपनी बेसिक्स को ठीक करें। तो लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रिसर्च। आइडेंटिफाइंग द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय अ क्लाइंट। सबसे पहले आपको जो कहते हैं ना कि आपने प्यूपिलेजेस करनी है, चेम्बर्स में बैठना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको घंटों, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स आप अपने सीनियर के साथ बैठ के पहला काम ये सीखेंगे कि एक प्रोपोजिशन में से आपने लीगल पॉइंट्स कैसे निकालना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये आपको वैसे कभी समझ नहीं आएगी, ये समझ एक सीनियर, अच्छे सीनियर की मौजूदगी में ही आएगी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज ये है, research those issues comprehensively while remaining focused on the problem itself. लीगल रिसर्च की कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ चीजें। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज रिसर्च करने बैठेंगे पहले 2 घंटे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जिंदगी के तजुर्बों से मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले 2 घंटे कुछ नहीं मिलेगा और उसमें आप आधे खर्च हो चुके होंगे। लेकिन जब भी द मोमेंट वो दूसरा घंटा क्रॉस करेगा आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हैबिट याद रखिएगा, ये हैबिट है, आदत है
जो आपने अपने आप को डालनी है। बहुत बुरा लगेगा, दिल नहीं करेगा, अच्छा देखते हैं, मेक इट कंफर्टेबल फॉर योरसेल्फ। अपनी डेस्क और अपनी वर्क स्पेस को कंफर्टेबल करो। जब दिल उचाट हो जाए कोई छोटी सी चीज और देख लो, लेकिन फोकस ये करना है कि मैंने 5-6 घंटे आज इस चीज पे देने हैं। जितना आप ये करते जाओगे उतना ही आपको वो चीजें बेहतर समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो रेपुटेशन में आ जाएंगी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी सोर्स, दैट इज केस लॉ एंड लेजिस्लेशन ऑन विच एन आंसर वुड डिपेंड। आपने सबसे पहले इशू को आइडेंटिफाई करना है कि इशू क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मिसाल है कोई टॉर्ट का क्लेम है, कोई बेसिक एलिमेंट लेते हैं, और कोई आप बताइए कोई लीगल इशू आपके साथ, सिंपल फैमिली इशू है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि व्हाट इज द इशू। क्या वो डाइवोर्स का इशू है, क्या वो मेंटेनेंस का इशू है, आप समझ रहे बात, या बच्चों की कस्टडी का इशू है। आपने उसको बाइफिकेट कर दिया। फिर आपने फोकस करना है कि अगर कस्टडी का इशू है तो विच इज द प्रेवलेंट लॉ एट द मोमेंट, उसको आपने फोकस करना है। लॉ को डिटेल में पढ़ना है, कभी भी ऊपर से नहीं निकल जाता। अमूमन हम क्या करते हैं, अच्छा यार बताओ आजकल क्या हो रहा है, वो कहेगा अच्छा यार ए वाली दरखास्त पा देते हैं, ठीक है, वो जब आप कर के तो पहुंच जाएंगे। पर अगर आपके मुकाबले में एक अच्छा थरो एडवोकेट आ जाए तो क्या होगा, 2 सेकंड में आप फ्लॉप हो जाएंगे वहां पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो योर लॉ वेल। और उससे बढ़ के आप में से कितने लोग जो पाकिस्तान लॉ साइट पे जाते हो, रिसर्च करते हो? सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो ये है कि आप लेटेस्ट या पुराने केस लॉ से दोस्ती नहीं कर रहे हो। मेरी बात को बड़े गौर से समझो, याद रखना, आज करना शुरू करोगे तो कई सालों में आदी हो जाओगे। आने वाले दौर में करना तो पड़ेगा, इससे बचत तो कोई नहीं है, क्योंकि एक अच्छा लॉयर तब तक अच्छा लॉयर है ही नहीं जब तक उसके पास जखीरा एक केस लॉ ना हो। He should have abundant access to the case law and he should make proper notes for that. आप समझ रहे हो प्रॉपर नोट्स क्या होते हैं? हमारे प्रोफेशन में जो सीनियर लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स विद मोर देन 25 years of experience behind them, आप उनको अगर कभी ऑब्जर्व करोगे तो दे वुड बी कैरिंग अ रजिस्टर विद देम। वो रजिस्टर के अंदर क्या होता है? खजाना होता है। गेस करो क्या खजाना होता है? उन्होंने उसको बाइफरकेट किया होता है अल्फाबेटिकली, और हर एरिया ऑफ लॉ के अंदर तो वो जो उनको कोई प्रेसिडेंट मिलता है वो वहां लिख लेते हैं। आप समझ रहे बात को? अब एक टर्म है हमारे लॉ में लोकस पोटेंशियल, एक उसका कॉन्सेप्ट है, उसका एक बार लग जाता है। अब लोकस पोटेंशियल टर्म है, आपकी रिसर्च में आएगा कभी। अब फॉर इंस्टेंस उसकी बेस पे किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए, आपका रजिस्टर खोले लोकस पोटेंशियल पे मेरे अगेंस्ट और मेरे फॉर और अगेंस्ट कौन कौन से केसेस हैं। वो रिसर्च आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आपके पास पता होना चाहिए कि उसके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ किस हद तक जा सकती है, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। ये अगर आप मेंटेन करेंगे तो यू विल बी फार अहेड ऑफ ऑल द लॉयर्स अराउंड। याद रखिए कि हमारे जेनेरिक जनरल लॉयर्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फैक्चुअली अपने आप को लेके चलते हैं, वो लीगली नहीं चलते। क्यों? क्रिमिनल लॉ इज मोर फैक्चुअली इन नेचर देन लॉ इटसेल्फ, मगर द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट अस आर दोज हु गेट इनटू द लॉ। अभी आप देख रहे हो कि जितने भी टॉप लेवल पे क्रिमिनल मैटर्स चल रहे हैं उनमें हमारे उस्ताद दोनों निशान और मेरे एक बैरिस्टर सलमान सफदर है। किसी ने उनका नाम सुना है? उनकी क्लैरिटी ओवर क्रिमिनल लॉ बहुत जबरदस्त है शुरू से। वो भी बड़े अच्छे एक ट्रेन बैरिस्टर है जिनको तो 2 साल वहां काम करने का मौका भी मिला था। तो आप समझे कि वो कितनी क्लैरिटी से पाकिस्तान आए थे, और आज तक उन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं। मगर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कोर्ट ऑफ लॉ में वो बताते हैं, क्रिमिनल लॉ की बेसिक्स में चले जाते हैं, लॉ कोर्ट करते हैं, केस लॉ निकाल के लाते हैं कि जज उनको रिलीफ देने पे मजबूर हो जाता है, जज लाजवाब हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अभी स्लाइडें बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉइंट आपने नोट ये करना है, मैं जल्दी से इनमें से बोलूंगा, लेकिन अपनी लीगल रिसर्च की बेसिक्स आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। डज दैट मेक सेंस? अगला इसका पॉइंट है आइडेंटिफाइंग legal aspects which might cause problems for the client and which act in favor of the case for the other side. Formulate an accurate answer and a reliable opinion for the client and research quickly, thoroughly and effectively. ये बात मैंने भी आपको बताई है। Research must be comprehensive and accurate. Going to court poorly prepared and getting the law wrong can amount to negligence. आप बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ की बार काउंसिल जो है ना वो बड़ी नरम है। हमारा पंजाब बार है ना, वो वकीलों को आपने कभी सुना है कि कोई वकील साहब ने नालायक केस लीड किया तो उनको उन्होंने फारग कर दिया? मेहरबान हमारी बार है। हाउएवर दुनिया जहां में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया में किसी की माफी नहीं है किसी लॉयर की अगर वो अपने क्लाइंट का केस पुअरली प्लीड करता है। मेरी बार की ट्रेनिंग में जब मैं बैरिस्टर हम ट्रेन कर रहे थे तो मेरी बात याद रखिएगा, सबसे मुश्किल एरिया था लीगल रिसर्च एंड ओपिनियन राइटिंग। आपने एक प्रोपोजिशन की लीगल रिसर्च कैसे करनी है और उसको ट्रांसलेट करना है इनटू एन इफेक्टिव ओपिनियन फॉर योर क्लाइंट। क्योंकि अगर आप यहां गलती करते हैं और वो रिपोर्ट हो जाता है बार काउंसिल के आगे, तो वो आपको मिसाल बना देते हैं, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है और अगर आपसे कोई नुकसान हुआ तो आपको जेल भी हो जाती है। मेरी बात याद रखिएगा, हमने अपने थ्रेशोल्ड्स बनाने हैं बड़े बड़े, ये छोटे मोटों को नहीं हमने देखना कि जी यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है। तो लेट्स बिल्ड अप अ बिगर कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड्स। हमने बड़ी चीजों की तरफ देखना है और इस चीज पर फोकस करना है कि मेरा क्लाइंट का प्रोपोजिशन क्या है, वो मांग क्या रहा है, मैं क्या इफेक्टिवली उस एरिया में लीगल रिसर्च कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और कोर्ट में जाते वक्त मैं अप टू डेटेड हूं या नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एक केस लाया हूं कि थ्रू इफेक्टिव लीगल रिसर्च दे शुड बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ये केस था इंग्लैंड के अंदर, कोपलैंड वर्सेस स्मिथ एंड गुडविन 2000, where 3 advocates took the case to the Court of Appeal, only to find at the hearing that the Court of Appeal had decided exactly the same point of law several months previously. अब समझ रहे बात को? Counsel for the appellants had not researched their case law thoroughly enough, and such failure had resulted in significant costs being expended on an appeal. याद रखिएगा कि दुनिया जहां में लिटिगेशन इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, वो सस्ता काम नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि ये आप देख रहे हैं मिसाल है, एक केस उन्होंने केस ही बना दिया इसका कि वो 3 वकील अब सारी उम्र के लिए अमल हो गए हैं। हर कोई उनको याद रखेगा कि इनकी बेवकूफी की वजह से एक क्लाइंट का केस तबाह हो गया। क्यों? वो एक ऐसी चीज पे अपील करने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, सर्विसेज लॉ है जैसे एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, उसमें एक जजमेंट थी कि जिसमें एक कंसिडर किया जाता था कि कोई एडहॉक जज जो एडहॉक सिविल सर्वेंट जो अपॉइंट होता है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, जब वो रेगुलराइज होगा तो ही वुड बी कंसिडर्ड रेगुलर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल आएगा। ठीक हो गया? ये एक सेट रूल था कि चल रहा था। 2022 में 21-22 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है जिसने इस पूरे मैटर को बिल्कुल क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा है कि नहीं, जितना अरसा वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा उसका पर्पस बिहाइंड द लेजिस्लेशन था कि ही वुड बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई। ओके, द मोमेंट he becomes a regular employee under the rules of the government, that is the point where he would be considered as a regular employee. तो वो प्रीवियस पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्लेम नहीं कर सकता। अब ये जो जजमेंट की चेंजेस आई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट तो कुछ और कह रही थी, उसके बाद वो कुछ और कह रही थी। ये आपको रिसर्च करना जरूरी। मैंने पाकिस्तान लॉ साइड की जब बात की है ना, तो याद रखिएगा कि जब भी आप इस एरिया ऑफ लॉ के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले लेटेस्ट जजमेंट्स आ जाती है।
और वो लेटेस्ट जजमेंट को जब आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आपके लिए ये काम होगा सारा कुछ। वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि जी अब लॉ इस तरह डेवलप हो चुका है एंड इट शुड बी फॉलोड इन दिस वे एंड द प्रीवियस जजमेंट्स हैव बीन ओवररूल्ड। आप समझ रहे बात को? क्यों कि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो जज को पता होता है, तो जज फौरन आपको कहता है फलानी जजमेंट नहीं पढ़ी आपने। तो आप सोचें कि आपके क्या बीतेगी जब जज आपको ये बात कहे कि आपने फलानी जजमेंट नहीं, सब आप कहेंगे जी मैंने नहीं पढ़ी। तो सबके सामने आपको इज्जत मिलेगी या शर्मिंदगी मिलेगी? एम्बैरेसमेंट होगी ना। सो दिस इज द प्राइम कंसर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखना बहुत जरूरी है। Importance of legal research. It teaches you to analyze legal issues, encourage you to think literally, coherently, and independently, increase your ability to be accurate and concise, and it teaches you essential information management skills. ये 4 एलिमेंट्स जो हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज समझ आएगी कि जितना आप ये केस लॉ की रिसर्च करते जाएंगे उतना जखीरा आपके दिमाग में आता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे प्रोफेशन के एक जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर होते थे, सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ केस लॉ। कहीं पर भी अगर कोई सवाल उठता था तो उनके मुंह से ऑटोमेटिकली ना केस लॉ निकलने शुरू हो जाते थे। वो फलाना केस, वो साइटेशन 2002 पीएलडी फलाना, वो देख लो। इसका मतलब है कि हजारों घंटों की रिसर्च है उनके पीछे, जिसने उनको ये एबिलिटी दी कि वो इतनी चीजें बाय हार्ट याद कर चुके हुए थे। आप सोचो कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। याद रखिएगा, हमारे प्रोफेशन में बहुत से ऐसे वकील हैं जो बड़ी साइलेंटली बड़ा काम कर रहे हैं। हम तक वो बात पता नहीं लगने देते। जीशान साहब ऐसे, और फिर हम उनको ऐसे नवीनों को पकड़ लेते हैं। तो ऑन लाइटर नोट, लेकिन ये कि ये एलिमेंट्स आपने अपने आप के अंदर डेवलप करने हैं ताकि रोजाना हर दिन आप एक नई चीज। एक और चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर पॉसिबल हो, ये चीज हमारे वक्त में नहीं होती थी। आप बहुत सारे यंगस्टर्स हो, सब वकालत कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं सीनियर, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग मिल के लॉ फर्म्स बनाएं। जगह तो नहीं है, वकालत तो करनी है। जब आप इकट्ठे होकर काम करते हैं और किसी अच्छे फॉर्मूले पे काम करते हैं, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि रोजाना 3 से 4 बंदे इकट्ठे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो लॉ भी डिस्कस करेंगे, वो गुफ्तगू भी करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके दफ्तर के माहौल में एक लीगल एलिमेंट जिंदा रहेगा। फिर आप लोग प्लान करेंगे कि आज हम फलानी कोर्ट में जाते हैं, नए एरियाज रखेंगे। और मैंने ये देखा है कि इससे बरकत बढ़ती है, एक दूसरे को आप मोटिवेट करते हैं। जब आप अकेले होते हैं ना, तो अकेले चेंबर में ना फिर आपके ज़हन में 10 चीजें चल रही होती हैं, वो मोटिवेशन नहीं आती है। सो इट कुड बी अ पॉजिटिव वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप मिल के ये काम कर सकते। अच्छा जी, लीगल रिसर्च थोड़ा सा लंबा है, अब खत्म हो रहा है, फिर हम दूसरे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। मैंने इसकी ना बस ये आखिरी बस ये एक 2-3 स्लाइड्स और करते हैं, फिर आगे के लीगल रिसर्च एज अ प्रोसेस। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एनालिसिस, रिसोर्सेज एंड द मेथड। एनालिसिस करना आपको, या वकील के जो एनालिटिकल स्किल्स होती है ना, किसी भी इशू को की डेप्थ में जाकर उसका जवाब निकाल लेना, वो मेरा नहीं ख्याल किसी और प्रोफेशन में ये एबिलिटी होती है। कभी आप देखो दुनिया में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ग्रेटेस्ट लीडर्स जितने भी निकले हैं उनमें से मेजॉरिटी कौन है? लॉयर्स। कायद आजम लॉयर, गांधी लॉयर, नेहरू लॉयर, बराक ओबामा लॉयर। जी, वो एक्सट्रीम चल रही थी ना। फिर आप और आगे चलते थे। भुट्टो was a successful politician because he had a lot of training in international law. आप देखो कि उसके दौर में जो हमारी इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंटेशन रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये रही कि उसकी इंटरनेशनल लॉ में ट्रेनिंग दी है।
तो एनालिटिकल स्किल्स आपकी तेज होती हैं जितना आप ये काम करते हैं। रिसोर्सेस, एक याद रखिएगा कि अमूमन एक लॉ चेंबर में ना बहुत सी किताबें होती हैं, वो किताबें उनमें से कोई रिसर्च बुक्स भी होती हैं, आपकी पीएचडी भी होती है, लेकिन अब इसका बहुत अच्छा हल जो है वो लॉ साइट ने कर दिया है। लॉ साइट हैज मेड लाइफ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यंग लॉयर्स एज वेल। अगर आप देखो, अगर आप इस तरह मैंने कहा ना मिलके होते हैं, तो अब उसकी सब्सक्रिप्शन होती है इस तरह 3 महीने की 9,000, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं। जहाँ एक बंदा 9,000 दे रहा है वहाँ 4 बंदे 9,000 दे सकते हैं, मगर उससे फायदा ये होता है कि आपके पास अप टू डेटेड सारा नॉलेज आ चुका होता है। अभी चलो सारा एरिया है ना आपके, सॉरी नहीं इससे बोले नहीं तो मैं आगे इसको स्किप करता हूँ, फिर स्किप कर रही बस ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये था कि फर्दर रिसर्च टेक्निक्स में मैंने ये था कि 7 पॉइंट एंगल है, इसको आप देखिएगा कि सबसे पहले कि प्लान योर लीगल रिसर्च। आप जब बैठते हैं तो अपने अपना पूरा की पॉइंट सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लें। एनालाइज द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। आपकी क्लाइंट के साथ जब गुफ्तगू होती है ना, तो आपने उस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे ये देखना होता है कि वो चाह क्या रहा है। 2-3 चीजें याद रखिएगा, शुरू में और आने वाले दौर के अंदर हम ग्रो करते हैं एज एन एडवोकेट। पहले हम अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा क्लाइंट हमसे चाह क्या रहा है। अब फॉर इंस्टेंस मैंने ये देखा कि मैं उन्हें कहूँगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही करो, क्लाइंट मुतमईन नहीं होगा, वो अब चाहता है कि आप एक सर्टेन वे से कोशिश करें, तो आपने उसमें से बीच का हल निकालना है, जैसे अगर क्लाइंट भी मुतमईन रहे और आपके लीगल एथिक्स और इश्यूज भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि याद रखिएगा, क्लाइंट हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कभी कोई सिखाता नहीं है, वो हमने मारे खा के सीखना होता है। और हम में से आपको कई ऐसे एडवोकेट नजर आएंगे कि जो कि आपको लगेगा यार कि मैं इससे तो बहुत बेहतर हूँ, पर इसके पास इतना क्लाइंट कैसे है? ऐसा कभी हुआ है, देखा किसी ने? हुआ ना सर? तो आप उसकी अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्लाइंट के मिजाज के हिसाब से चलती है। इवेंचुअली करेगा वही जो इसको पता है, लेकिन ये इसके दर से जब क्लाइंट निकलेगा ना, तो वो ये कहेगा यार वकील तो फिर आई थी, राणा साहब भी वकील साहब, तो बकाया सारे दे दिया ना, वो नहीं ठीक है, हालांकि बकाया हो सकता है, उसका कई गुना अच्छा केस कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट साइकी और वो इशू क्या लेके आया। फिर कैटेगराइज द लीगल issues and identify verbs, research the issue, update the findings जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, and check back to the client's problem। जी अभी आपने लास्ट बताया सर, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट की हर बात में हाँ में करनी है, वो जो कह रहा आप कह रहे हैं हाँ बोलेगा। नहीं, मैंने अभी आप उससे एक असल पिक्चर नहीं दिखा दी आपने कि असल पिक्चर ये हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ अभी आप ही के सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर मैं रिपीट करता हूँ, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका जवाब ये है कि आपने क्लाइंट को करना है मुतमईन, और करना वही है जो लीगली आप टेनेबल समझते हैं, मगर क्लाइंट मुतमईन होना बड़ा जरूरी है। इस तरह है कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास एक 4th स्टेज कैंसर का एक पेशेंट आता है, आप उसे कहते हैं एक महीना तेरे पास जीना जीने, तू मर जाएगा, तो आप सोचो उस पर क्या बीतेगी। अगर आप उसको फ्लिप करेंगे, इस तरह कहेंगे कि मैं ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको मैं एंगल आपको बताता हूँ। द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक विद अदर्स, उसके रिपरकशन होते हैं। वही चीज शुगर कोटेड पिल की तरह भी जा सकती है। अगर आप क्लाइंट को ये कहें, ये बात जरा समझो कि हालात मुश्किल है, कोशिश करते हैं, लेकिन आप जरा मजबूत रहिएगा, हम ट्राई करेंगे, इससे क्या होगा, वो एकदम से जमीन पे नहीं गिर जाएगा। एक और मैं टोटल आउट ऑफ द बॉक्स आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे सीखो। क्रिकेट सब देखते हो ना क्रिकेट? एक लेग से शाहिद अफरीदी आया, 6 आउट हो चुके हैं और गंदी शॉटें मार रहा है वो, और मैच आपका फारिग होने पे आ गया। अब एक कमेंटेटर ये कहेगा कि व्हाट अ थर्ड क्लास शॉट, दिस मैन डज नॉट नो हाउ टू बैट, लुक एट हिज शॉट्स, ही इज हिटिंग लाइक अ फलाना ये करके। एक दूसरा कमेंटेटर क्या कहेगा कि आई थिंक शाहिद अफरीदी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एट द मोमेंट, ही नीड्स टू रियलाइज दैट these shots will not help the cause of Pakistan, so he should be more he should show that he is a senior player and he should be careful। अब दोनों के कहने का फर्क देखा आपने?
एक वही बात इस अंदाज से कर रहा है जिससे सुनने वाले को समझ भी आ गई है कि हाँ यार ये गड़बड़ कर रहा है, ये गंदी शॉटें मार रहा है, एक उसी को ठो करके मार के दे रहा है आपको। हमारी लाइफ की ट्रांजिशन जो होती है वो इसी के बीच में है। जब हम यंग होते हैं ना आपकी एज में, तो वी आर वेरी रूथलेस, ये तो बिल्कुल ना फारे है। जितने आप बढ़ते जाते हैं जिंदगी में उतना ही आपको ये रियलाइज होता है कि वही बात, सख्त तरीन बात आप तरीके से भी अगले को कह सकते हैं जिससे अगले का भक्त का वो ना टूटे। क्योंकि याद रखो, क्लाइंट आपके पास उम्मीद लेके आया है और आप उसे ना उम्मीद करके नहीं भेज सकते। हाँ, आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार तू मरने वाला है, तू मरने से बच नहीं सकता। आप उसको ये कह सकते हैं कि यार इट्स अ डिफिकल्ट केस, चांसेस मुझे मुश्किल लग रहे हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं। वो कहेगा चल चले कोशिश तो करें ना, हम लग जाते हैं। अगले एक मीटिंग पे आप उसको तरीके से ये बात समझा सकते हैं। ये वो एबिलिटी है जो कुदरत जिनमें होती है, वो हमें से आउटशाइन करती है। ये मैंने अपनी जिंदगी की तजुर्बे से सीखा। निशान आप नहीं करोगे तो ये वो बातें हैं जो आपको कभी भी सिखाता नहीं है। हमारे प्रोफेशन वाले लोग भी रूथलेस है, वही चाहते हैं कि ऐसा नहीं पता लग रहा है, मुने वालों को पता लग रहा है, कल वो साढ़े आगे आ जाएंगे। मगर ये आपका हक है कि आपको ये चीजें बतानी चाहिए। सिस्टम को इस तरह ही चलना चाहिए कि यू आर राइट दैट यू शुड नो द राइट थिंग्स। हमारी तजुर्बों की जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये आपने बहुत अच्छी बात की। लीगल एथिक्स का कोर्स हो गया आपका, उसको मैं उसी को मैं शायद आगे भी आएगा, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ उस बात को। याद रखिएगा, लॉयर्स में और वो जो नहीं होते, जो फिक्सर्स जो होते हैं, अच्छा है उसमें तलाश किया, मुझे लगा इंटरनेट से वर्ड आ रहा था, वो नहीं मैंने बोला। वो बहुत अल्फाज यहाँ बहुत दफा यूज हो चुका है, बोलते हैं जो डी से शुरू होता है, टाउट का वर्ड टाउट उर्दू में जरा और जरा इंडिस्टेंट हो जाता है। उन्होंने और हमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हमारे एथिकल वैल्यूज है। मैं आपको एक सवाल हमेशा, चले एक बात से बात निकलती है कि आपसे सवाल हमेशा किया गया होता है, जी वकील तो झूठ बोलते हैं सर, ये तो स्याह को सफेद और सफेद को वो कर देते हैं, तो तुम लोग क्या हक सच की बात करते हो। इसका जवाब मुझे गोरों ने दिया था, मैं भी ये सवाल लेके बैठ गया था, मुझे जवाब यहाँ नहीं मिला था इसका। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। मेरा जो बार का कोर्स होता है ना, बार का एक बुक खाली पड़ी है, एक और करते बार का ना, हमारे 10 महीनों में हमें 13 इम्तिहान देने होते हैं। वो आपकी कहते हैं जैसे एक हमारी पंजाबी में कहते हैं कि मेरे निकाल देते हैं आपकी, इट्स सो डिफिकल्ट। और आप बस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और माफी कोई नहीं बात है वहां से, आप वहां जाएंगे अगर क्लास मिस की तो वो आपकी टिक स्लिप लगा देते हैं और आपको वो पूरी करनी पड़ती है। उसमें से एक इतनी मोटी हमारी बुक थी प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, और हर एग्जाम के अंदर एक हेडर प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल होता था जो हमें पता नहीं चल पाता था। और अगर आप वो फेल कर जाए तो आप पूरा कोर्स फेल कर देते थे। और वो एथिक्स सिखाते क्या थे कि इस तरह की सिचुएशन में एक बैरिस्टर को कैसे एक्ट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम एडवोकेसी की बात करेंगे कि उसके कोई भी एंगल में अगर आपका एक क्लाइंट आया है, अगर क्लाइंट ने आपको आगे कह दिया मैंने ये काम किया है, देन इट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट द कोर्ट नो। या एक तो कि आप पहले वो केस ही ना पकड़े, और अगर आपको इन द मिडल ऑफ द ट्रायल ये पता लग गया है कि इस बंदे ने वाकई गलत काम किया है, तो immediately you raise your hand in the court of law, you tell the court कि sir या मैडम, your honor, there is a point of law that I need to discuss। तो जज समझेगा वो कहेंगे come to my roster पे अपनी बात। तो आगे से वो कहेंगे कि ये फौरन आपका फर्ज है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कि आप उनको बताएं कि सर मेरे क्लाइंट ने ये बात मुझे बता दी, and it is now my duty to let the court know the reality। अब इससे ज्यादा ईमानदारी, इससे ज्यादा ईमानदारी क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि जी फंस के जी बड़ा बुरा कि सानू उसी बचाना है। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि अगर लेट्स से क्रिमिनल केस है और उसमें अच्छी खासी सजा बनती है, तो या तो उसकी सजा है या उसकी बरियत है, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं। मुझे उन्होंने ये बताया कि
वहां से मैंने सीखा कि अगर आपके पास एक फाइल आती है और उसको आप देखते हैं, इट्स अ वेरी वीक केस, योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल द क्लाइंट कि इट इज अ वीक केस, इसमें चांसेस बहुत कम हैं। हाउएवर बहुत बारीक सा मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई किया जिसपे आई कैन आर्ग्यू, तो इफ यू से सो आई विल डू दैट। ठीक हो गया। लेट से उस आर्ग्यू करने में मैं 25 साल से 20 साल करवा लेता हूँ, इट्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर मी। इधर क्या है कि अगर मुझे आज भी याद है, शुरू में मैं क्रिमिनल बहुत काम किया है, एक मर्डर रेफरेंस में हमने सजाएं बहुत तोड़वा दी, उम्र कैद होगी, और अभी वो 8-9 साल गुजार चुका होता था, तो कुछ साल के बाद उसने बरी हो जाना था, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है और रियायत मिल जाती। फौरन बाद खानदान का हमला हो गया चैम्बर में, उन बार के रुक गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मुड़ा साडा बाहर नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द रीजन व्हाई हमारे यहाँ के प्रोफेशनल को गलत काम करते हैं, लेकिन एथिकल बाउंड्रीज वही की नहीं खड़ी है कि अगर आपने 5 साल भी कम करा दिए, बिल्कुल इस तरह के सलमान भट्ट आसिफ का ट्रायल नहीं हुआ था, उसके अंदर उनके वकीलों ने उनको कुछ रिलीफ दिलाई थी, तो वो एक विक्ट्री थी उनके कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ पे वो एक बात नहीं था। जी बेटा, एक एडवोकेट और दूसरे क्लाइंट को देना बिल्कुल होता है। हाँ, दो चीजों का फर्क हो बेटा, एक है कि all the information relevant in my case which will help me in fight the case, but if the person tells me that I have committed the crime, then I will be lying before the court of law, क्योंकि तब तक आपका क्लाइंट, आप क्या कहते हैं, भाई मुझे फाइल पकड़ाओ, मैं हक सक की करने नहीं बैठा हुआ, वो अदालत नहीं कर रहा है, जो तुम्हारी फाइल बनी पड़ी है मैं उसकी बेस पे आर्ग्यू करूंगा, और फिर लेट द जज डिसाइड हो सकता है, तो सब पता लग जाता है। और जो कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो ना, वो है विद रेफरेंस टू दी द नोट्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द केस विद रेफरेंस टू योर क्लाइंट। मगर याद रखिएगा कि एक कातिल आता है आपके पास, कहता है मैंने नहीं किया जी, मुझे बचाए, और एक कहता है कि जी हाँ जी कितना है, जो करना करो। फिर यहाँ पे वकील की एथिकल बाउंड्रीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे बहुत सारे वकील इस काम में पड़ जाते हैं जो कि इस तरह के डॉजी केसेस ले लेते हैं। मगर मेरे नजरिए में आपको वो केस इनकार कर देना चाहिए, चाहे कोई और क्या, क्योंकि आप अपनी जमीन की अदालत में भी खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे ये मेरी बातें बड़ी एलियन लगेंगी लोगों को, क्योंकि हमारी 80 to 90% हमारी जो बरादरी है वो इस चीज को बुरा नहीं समझती है, पर आपने, मेरा फर्ज है एट दिस स्टेज में आपकी बाउंड्री सेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आगे आप जैसे बेहतर समझते हैं, आई लीव इट टू योर जजमेंट। ठीक है, एडवोकेसी तो आपने भी नहीं पढ़ी ना, कि एसेंशियल्स ऑफ एडवोकेसी के बारे में। अच्छा चलिए शुरू करते हैं, रिसर्च से आगे आ जाते हैं। सबसे पहले the first thing that you need to do is you must bring to the attention of the court all relevant decisions and legislative provisions of which you are aware, whether or not their effect is favorable to your case. Assist the court in the fair administration of justice. Bring any procedural irregularity to the court's attention during the trial itself and not reserve such matter to be raised on appeal. ठीक हो गया? Take all reasonable and practical steps to avoid unnecessary expense or waste the court's time. Observe the rules relating to disclosure of documents information. अब इनको आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका क्रक्स क्या निकलता है कि जब भी आप केस लेके जाएंगे तो यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोर्ट के सामने हर वो एस्पेक्ट को खोल के रखे जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है। मेक सेंस? कोर्ट को कई दफा, अब आप यहाँ पे आप सब अपेयर हो रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कोर्ट को। एक नॉर्मल कोर्ट की कॉस्ट लिस्ट में कितने केसेस होते हैं?
आपके ख्याल में कि कोई जज इंसाफ कर सकेगा इस पे 150 केसों के साथ? सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो टाइम आपको मिले है जज के साथ, आप उसके सामने इतनी अच्छी आर्टिकुलेशन और क्लैरिटी से उसके आगे चीजें रखें कि वो सुनने में तैयार हो जाए और वो कहे यार थैंक यू, आपने मेरा काम कितना आसान कर दिया। क्या बात है, असिस्ट द कोर्ट इन द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बाय डूइंग दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू इज कि आप जज साहब के आगे सारे एंगल्स को खोल के कंसाइजली रख दें कि सर ये है और ये है। फिर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ब्रिंग any procedural irregularity to the court's attention। जब भी आप किसी भी फेज में जाते हैं कहीं पर भी, हिंट करें to the head, nail on its head। मुश्किल है, जजेस टाइम नहीं देते हैं आपको, मगर आप सबसे पहले करें कि देखिए जी ये कानून था, ये इसकी शिक है, मगर फलानी जगह पर मेरे क्लाइंट के जो भी इसके हेड हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको इस तरह इरेगुलरली फॉलो कर दिया। एकदम से जज को हिट करेगा, अच्छा ये गलती है, आप समझ रहे बात को। 150 केस, 150 फैक्ट्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और अगले दिन फिर 150 केस। तो आपको जज को मेक इट वेरी सिंपल बिफोर कि सर ये देखिए इतना बड़ा है। अमूमन हम क्या करते हैं, हम वकालत हमने यहाँ शुरू कर दी है, तो शुरू हो गए सर वो यूं था तो फलाना था, यूं था, अब वो जज नहीं बैठे, साथ साथ वो आया मैंने उधर देखा, उधर देखा, कोई आगे पीछे भी आ गया, उसको भी देख लिए करके, वकील बोले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि क्या मैं कर रहा हूँ, हाउ एम आई एड्रेसिंग द कोर्ट, इज द जज विद मी और नॉट। हमें सिखाया गया था कि थोड़ी देर बाद जज को आके पूछेंगे इज दिस ऑनरेबल को बदले, और जज कहता है यस प्लीज आगे चले। इफ फिर उसको कहेंगे सर एम आई ऑनरेबल बिफोर द कोर्ट। उसका तरीका है ना कहने का कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आपको बेहतर तरीके से असिस्ट कर पा रहा हूँ क्या, कहने का तरीका है। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, ये देखो ना एक चीज आप नहीं कर रहे हो, रूट तरीका नहीं है, वो सुन रहे या नहीं सुन रहे। एक ही हमारे यहाँ पे करेंगे और तब जज नहीं आती और बिश्कम शुरू हो गया था। किसी का एक काम दूसरा है, एक दूसरा काम है कि सर मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ प्रॉपरली या नहीं, और नहीं तो सर प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। इससे क्या होगा, जज का एक बाल बुलंद हो गया और जज जो है वो कह गया यार कितना अच्छा वकील है। याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज, जज को अनॉय नहीं करना। चाहे जज से आप डिसएग्री कर रहे हो, आपको बिल्कुल ना अच्छा लगता हो, हम सब के साथ होता है, मेरे अपने साथ होता है, मैं भी कई दफा जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे मैं आ जाता हूँ। मगर याद रखो उसके बाद हमें फिर आना है, दोबारा जाना है, और वो आपके बारे में इंप्रेशन ये बनाएगा यार कि हाँ, उसका इंप्रेशन क्या होना चाहिए, फॉर्म है, मेहनत करके आता है और लूज बॉल से नहीं खेलता। समझ रही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजेस तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, वो जहां पर भी चले जाएंगे ना, तुम्हारी शक्ल देखेंगे यार ये लड़का अच्छा बोलता है, बुरा नहीं था, और वही तुम्हारी सालों की मेहनत है। क्योंकि कल को जब तुम किसी बड़ी पोस्ट के लिए कंसिडर होते हो ना, तो यही लोग कहीं ना कहीं से निकल आते हैं भाई, कहते वो हाँ यार मैंने भी देखा था, वो था मेरे पास, वो जब मैं सेशन सिविल जज था तो मेरे पास पेश होता था, वो अच्छा था, तो ठीक है अच्छा कंसिडर कर बैठे बैठ उधर की तरफ से आपको नामा मिल जाते हैं। समझाइए बात की, तो आपकी कंसिस्टेंट हार्डवर्क आपको पे कर रही होती है, कई दफा आपको लगता नहीं होता कि आपको नहीं करना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी एलिमेंट जो है ना, मैंने याद रखना है कि ये तुम लोग को मेरी वकालत के तजुर्बे से मैंने कुछ सीखा है। डिस्क्लोजर एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे यहाँ पर लोग सही मानों में डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते, उन पर रिलाई नहीं करते और जेनेरिक गुफ्तगू चला देते हैं। याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट यू नीड टू डू इज टू दैट you have to be very clear on your documents, किन पे रिलाई कर रहे हो, और जो तुम्हारा लेके आ रहा है उसकी एक एक कोने को देखो, तुम्हें उसके अंदर से ऐसे ऐसे क्लूज मिलेंगे जो कल को तुम्हारा केस डेवलप करने में आसानी देंगे। और दूसरी बात, कई दफा लोग आ जाते हैं कोर्ट में और वो कुछ बातें बताते हैं आपके ऑपोनेंट, आपको बातें पता लग जाती है। याद रखिएगा किसी भी केस में जाओ, अपने ऑपोनेंट्स को थॉरली रिसर्च करो, लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि इस बंदे ने
जो काम कर रहा है, जो लेके आया है, उसकी कौन सी चीजें उसने लगाई है, कौन सी नहीं लगाई है। अगर आपको पता है कुछ तो इमीडिएटली एप्लीकेशन दें कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसने डिस्क्लोज नहीं किए, जिससे इसकी मैलाफिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को नींदें आनी शुरू हो गई है तो कुछ तेज तेज करते हैं। Duties to the board, बेटा आप बोल रहे read it out. You must not deceive or knowingly or recklessly mislead the court. For example, if your client tells you that he or she has committed a single offense in the past for which he or she was never caught, you cannot tell the court in mitigation that this was the only time your client has done such a thing. Equally, if your client tells you he or she is guilty but insists on pleading not guilty, you may continue to represent him or her and make the prosecution prove their case against him. But the way in which you can test the prosecution case against him or her will be limited. चलो आगे अगला पॉइंट तेजी से करते हैं, टाइम हमारे साथ थोड़ा रह गया। अच्छा ये इम्पोर्टेंट डायग्राम से सबसे पहले कोर्ट में अब आ रहे हैं हम असल वकील बनने की तरफ। कन्वेंशंस ऑफ एटिकेट, डूज एंड डू नॉट्स, ड्रेस एंड रोब अप्रोप्रिएटली। हमारे यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, टाइयां खुली होती हैं, वो कितने होते हैं, कई दफा आप शेप प्रॉपर नहीं हुई होती, बाल लगे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन यू एंटर अ कोर्ट ऑफ लॉ, जज आपको देखती कहेगा ट्रिम एंड प्रॉपर है। सेम गोज फॉर वुमेन एज वेल। एक खवातीन में मैंने चीज नोट की है जो कि मैं बड़ा ना उसको अच्छा नहीं समझता कि ये कोट्स है ना सब पहन रहे हैं, इनमें तो कपड़े के कोट्स पहनने शुरू कर दिए, वो मतलब अजीब वो गरीब किस्म की, फिर अजीब फूलदार किस्म के कपड़े होते हैं। दिस इज समथिंग दे मस्ट नॉट डू। एक यूनिफॉर्म की एटिकेट है कि इट शुड बी अ वाइट सलवार कमीज विद अ कोट, तो आपने वही पहनना, चाहे गर्मी लगे जो मर्जी, बंदे भी तो पहन ही लेंगे ना सारे के सारे। ये काम करके मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की नजरों में अपनी इंप्रेशन खराब कर देते हैं, क्योंकि सब लोग ये नोट कर रहे होते हैं। और आप देखिए कि जो भी अच्छे चेम्बर्स की खवातीन वकील हैं जो कि ज्यादा अवेयर है सब, मैंने उनको कभी ऐसे करते नहीं देखा। तो ये जेनेरिकली गलत प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, जो कि ठीक होना चाहिए कि मेरा एज अ लॉयर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप जब खवातीन लॉयर्स बैठी हैं यहाँ पे, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि इसमें ख्याल सिंपल क्या है, ये कल को हम आजकल बड़े डिजाइनर कोर्स भी आए हैं ना, तो वकील भी इसमें पट्टियां लगा लें, तो यहाँ से फूल बूटे में डालते हैं कुछ। यूनिफॉर्म में शूज भी आ जाते हैं ना, नंगे पैर तो नहीं आते। नहीं बस सब पूरा मुकम्मल है ना, मैं कह रहा हूँ कि पूरा आपका यूनिफॉर्म शूज तक ही आता है। इस तरह हम लोग अपनी बात करें तो नीचे सूट नीचे जॉगर पहन के आ गए तो इट मीन्स के इफ वी आर वेयरिंग अ सूट, अ लॉयर सूट, देन द शूज हैव टू बी प्रॉपर। हालांकि मैं खुद इसमें थोड़ी बात चीटिंग कभी कभी कर लेता हूँ कि मैं भी वो जॉगर नुमा बूट पहना होता हूँ, लेकिन ये कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि निजाम खराब है ना। तो हम कहते हैं कि तो साड़ी की हल में कैसे भी हो जाएंगे हो जाए, लेकिन इट इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू दैट। मगर ये कि हम एक दूसरे को इसी तरह ना डिसिप्लिन करेंगे मिलकर। अच्छा जी, स्टैंड व्हेन द जज एंटर्स एंड लीव्स द कोर्ट। हाई कोर्ट सब गए भी होगा, हाई कोर्ट में सब पेश होंगे, तो देखा है वहां, देखा कैसे शराफत से खड़े होते हैं बैठते हैं। ये इज्जत यहाँ तो नहीं मिलती जज को, इधर आकर तो एंड करके बैठे होते हैं, ऐसा होता है ना। उन्हें बता रहे होंगे कि तुम की शायद ऐसी बहुत बड़े एरिया थे। सबसे खौफनाक चीज जो यंगर जनरेशन में आ गई है ना, इट इज द डिसरिस्पेक्ट फॉर द सिस्टम। ये चीज मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। जब हम आए थे तो हमें सबसे पहला सबक ये था कि रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट, रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल अराउंड। तो बंदा जहर भी लगता है ना तो फिर भी आप से सलाम इज्जत से लेंगे। मगर अब क्या होता है, मुंह से होके ना करके निकल जाते हैं और ऐसे बदतमीजियां करते हैं सीनियरों से कि मैं हैरान रह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्या इनको वो तरबियत नहीं मिल रही, मुझे नहीं समझ आ रही। मगर आप याद रखना
कि अगर यंग जज भी है, आपसे कुछ बड़ा भी है, और वो एंटर होता है तो इट इज योर ड्यूटी, बिकॉज ये इज्जत उसको खुदा ने दी है। उस कुर्सी की इज्जत है जो आप कर रहे हो, शख्स की नहीं कर रहे हैं, तो उस कुर्सी की इज्जत डिमांड करती है कि आप रिस्पेक्ट उसके लिए खड़े हो या बैठ जाए। ठीक हो गया। show courtesy and respect to your opponents and the other personnel in the courtroom। अच्छा, एक और चीज शुरू हो गई है कि आजकल जो लॉयर्स हैं वो क्लाइंट के साथ क्लाइंट बन जाते हैं। मैंने देखा है कि वकील आपस में गुत्थम लड़ाइयां कर रहे हैं आजकल। ये आपने नोट किया कि भी आप लोगों ने वो तो अनएथिकल प्रैक्टिस में है ना, लेकिन अभी जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं आपस में दूसरे के साथ, तो मैंने ये देखा है कि वो एक दूसरे को जुटते भी मार रहे हैं और बिलो द बेल्ट हिट भी कर रहे हैं। बहुत दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ये एक स्ट्रैटेजी है कि आपने कोर्टों को डराना है, फोर्स करना है कोर्टों को। एक और स्ट्रैटेजी मेरी नजर में ये आई कि यंग लॉयर्स कई हैं, इन्होंने जत्थे बनाए हुए हैं। ये एक पकड़ता है केस, सारे इकट्ठे चल के चले जाते हैं और जज को डराते हैं जाकर और फेवरेबल रिलीफ ले लेते हैं। ये सारी की सारी जो उन्होंने देखा है ऐसे काम जल्दी हो जाता है, देखो यार, बात देखिए, देखते तो हम बहुत कुछ है, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हो, मैंने भी वो काम शुरू कर दिए। आप मेरे बड़ों में से 9 ये कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा। ये चॉइस तो हमारी अपनी है ना कि हमें किसको फॉलो करना है। जिस तरह आप किसी को कहते हैं गलत काम ना करो, तो वो आगे से कहते हैं कि वो हाजी साहब तो मलक साहब तो यही कर रहे हो, वो पढ़ो जाके। तो उसका सीधा जवाब ये कि उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। ये चीज अपने ज़हनों से निकाल दो कि जी वो सब कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, आप में और उसमें बहुत फर्क है। चाहे वो पराठों में फिर रहे हैं और आप एक ऑल्टो में फिर रहे हैं, लेकिन आप उस ऑल्टो में सीना चौड़ा करके फिर रहे हैं, क्योंकि आप गलत काम नहीं करते हैं। ये फीलिंग अपने ऊपर लाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरी बात को समझो तुम, मैं तुम्हें शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगूंगा। उसका जवाब ये है कि जब आप जैसे अच्छे लोग वो देखेंगे ना काम करते हुए, आज आप देखो ना, कितने 20-30-40 लोग तो हो ना यहाँ बैठे हुए, ये 30-40 लोग रोल मॉडल बन जाएंगे ना इंशाल्लाह। आप लोग जाओगे, आप ये काम करना शुरू करोगे। याद रखना कि इंसान देख देख के बहुत इंप्रेस भी होता है और असर लेता है। जब वो खड़ा हुआ देखेगा यार इसके हाथ में तो फाइलें नहीं खत्म हो रही है, कभी इधर जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, उधर जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ सर, हमारे रिक्वेस्ट। तो उस इंसान को वो 4 या 5 दिनों के बाद टूट जाएगा, करियर में क्या करता फिर। और तुम जब उसको बताओगे, तुम्हारे दोस्तों में से होंगे ना कहीं ना आगे पीछे कि यार आज बड़ा मजा आया, फलाना केस आर्ग्यू किया, मैंने ये चीज लर्न की, तो वो बंदा टूटेगा कहीं ना कहीं। इनमें से भी कुछ होंगे जिन्होंने यही करना है सारी, वो आज तक कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है। हाफ एन आवर दिशा, हाफ एन आवर रह गया ना। मुझे अब आ जाती है एडवोकेसी स्किल्स एंड क्राइटेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जिंदगी में सीखी है। मैंने अब हाईकोर्ट में मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। स्केलेटन आर्गुमेंट्स, व्हाट इज अ स्केलेटन आर्गुमेंट? जब वो टाचर ना लेके राबी से टाचर मजाक करो ताकि तुम जरा ऐसे बोलो, जरा नींद खत्म हो सकती। हाँ बताओ। स्केलेटन आर्गुमेंट जो होता है ना, वो एक बहुत ही कह लो अमेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप जज की जिंदगी आसान कर देते हैं। जज जब अपने सामने इतनी मोटी फाइल देखता है ना, तो बेहोश हो जाता है यार कौन पढ़े। देखो जज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। जज आपकी फाइल क्यों पढ़ रहा होगा 150 केस 100 केसों के बीच में, और उसमें हमारी आदत क्या है कि हम जब केस प्रेपरेशन करते हैं तो उसमें अलग पड़ल हर चीज लगा देते हैं।
अब जो लगा दिया वो जज को पढ़ना तो पड़ना एक दफा कि आप किस पर रिलाय कर रहे हैं, किस पर नहीं कर रहे हैं। आपका स्केलेटन आर्ग्यूमेंट, लेट्स से अगर आपके 50 सफों का केस है तो 4-5 सफों के अंदर आपका स्केलेटन आर्ग्यूमेंट उस केस को खत्म कर देता है। आप समझ रहे बात को? आप स्टार्ट ही सिर्फ करते हो किस तरह केस में है, व्हाट इज द इशू, 3 लाइनों में इशू, द रेलेवेंट लॉ, प्रोसिक्यूशन केस 4-5 लाइनों में, अगर मैं डिफेंस हूं तो मेरा केस क्या है, और केस लॉ एंड द लॉ इन माय फेवर। उसमें मैं उसको एरियाज में डिवाइड करूंगा कि ये बेसिक मेरा ये मैटर है, इसमें थ्रेशोल्ड ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, और उसके ऊपर ये 8-9 केस लॉ है जो मेरे से रेलेवेंट है। व्हेन आई डू दैट द जज बिकम्स अ हैप्पियर मैन, क्योंकि फिर वो आपकी स्केलेटन, और उसमें मजे की बात ये होती है कि जज इतनी फाइलें नहीं पढ़ना चाह रहा होता, वो आपके स्केलेटन पर रिलाय करना शुरू कर देता है। और स्केलेटन किसने लिखा होता है, तो फिर जज क्या क्या किस चीज पर रिलाय कर रहे हैं, उन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे जो आपने खुद अपनी मर्जी से तैयार की। समझा नहीं बात की? और जब वो आप जज के आगे रखते हैं ना तो जज बहुत खुश हो जाता है। इस वक्त जस्टिस जवाद हसन है हमारे हाईकोर्ट के जज, वो इस चीज को बहुत पसंद करते हैं और वो लोगों को बाकायदा इंकरेज करते हैं कि अपने स्केलेटन आर्गुमेंट से मांगो, क्योंकि वो उससे क्विकली अपने इशू पर पहुंच जाते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने दूसरे जजों के आगे पास भी जाऊं, मैं स्केलेटन आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करूं और वो लिखे जाऊं। आगे उसके एंगल्स है कि लॉ एंड एनालिसिस, summarize the submissions on the main issues to be resolved, referring to the law and evidence to persuade the judge to grant the orders sought. Exactly बात जो मैं अभी आपको कह चुका। अच्छा जी, ये एक एडवोकेट की ट्रेनिंग का बड़ा मेजर एरिया है। हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग ये किया करते थे, हम अपने केसेस की घर में प्रिपरेशन नहीं करते। प्रिपरेशन करनी क्या होती है, आपको अपने केस के फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड। मतलब हमें जो बताया गया था, जो हम कोशिश करते हुए है कि जिस दिन सुबह केस हो उससे एक आध दिन पहले आप उसकी प्रिपरेशन में आंखें बंद करके उस चीज को अपने जहन में दोहराएं, क्योंकि वो जो टाइम में कोर्ट के आगे वो आपके पास घंटा नहीं है कि आप फाइलें कोर्ट के बताते रहेंगे। आपको जब शुरू करना है तो आपको आर्टिकुलेशन इतनी अच्छी रखनी है कि जज फौरन पिक करे और आपकी बातों से नजर आए कि यार ये तैयार है, इसको पता है सब कुछ, ये निकलने नहीं देगा मुझे कहीं। और आपका ऑपोनेंट जो काउंसिल है वो ऑटोमेटिकली जो है, ऑटोमेटिकली एकदम से स्ट्रेस में आ जाएगा, यानी थोड़ी तैयारी करके आएगा। अमूमन हमारे यहाँ पे लॉयर्स इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपकी ओरल परफॉर्मेंस में आपकी स्ट्रक्चरिंग और आपकी डिलीवरी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे आगे मैं आपको लेके आता हूँ आपके अंदाजे गुफ्तगू के ऊपर। आप लोग नॉर्मली, हमें आदत है बोलने की, मेरे जो एसोसिएट्स हैं जो काम करते हैं वो मुझसे यही हरकत सुन रहे होते हैं क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज ठीक कर रहा होता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस, अब हमें दौड़ी बोलने की आदत है, सर वो यूं था, सर वो में गया, सर वो हो गया था, सर मेरे क्लाइंट ने नहीं किया। अब इज दिस द वे ऑफ टॉकिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ? ये कहेगा सर हम जैसे ऐसे सर बदल के गया सर वे पॉइंट जो है, इज दिस द वे ऑफ टॉकिंग बिफोर द कोर्ट? आगे से वो जज कहेगा और राणा साहब 10 और की कर करते हैं वो छड़ो पड़े है अब लोया चाहिए नहीं चाहिए की कर रहा है। दिस इज हाउ ये कोर्ट के सिनेरियोज है ना, क्योंकि शाम से वैसे ही होगा ना कुछ। अब इसी को आप, मैं आपको छोटी सी इसमें मिसाल देता हूँ कि जो कराची के एडवोकेट्स होते हैं ना, जब वो यहाँ आते हैं हमारे यहाँ कोर्ट में, तो वो जब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को ना, तो हम भी खड़े होकर देख रहे होते हैं। नहीं मुझे पता है, लेकिन हमारे भी अच्छे बनाने की अच्छा हासिल करते हैं, लेकिन ये भी आप सही कह रहे हो, वही तो इम्प्रूव करना है ना। अब अगर आप फॉर इंस्टेंस आप एड्रेस करते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ,
अच्छा, ये ऐसी तरह चलेगा? चलेगी, चलो चलो, कोई बात। आवाज आ रही है मेरी? वो सुनना ही नहीं चाह रहे, वो आप थक गए हैं सारे के सारे। ठहरो, इम्प्रोवाइज करते हैं, ठहरो ठहरो। तो ये हमारा अपना स्टाइल है, पर कोट वी हैव टू बी प्रॉपर। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बगैर किसी डिबेट के कि अंग्रेजी से दोस्ती शुरू करें। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम सब ने की है कभी ना कभी दोस्ती, ना सिर्फ कोर्ट्स के लिए, लेकिन जितनी आप ऊपर जाते हैं सुपीरियर कोर्ट्स में, उतना ही ज्यादा आपकी आर्टिकुलेशन एंड द वे यू स्पीक वो प्रॉपर्ली कंसिडर किया जाता है, और जजेस सुनते हैं आपको, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि आप जितना अच्छा बोल रहे होते हैं। तो उसका तरीकेकार ये है कि अपनी बोलने में ठहराव लाइए। एक होता है मोनोटोन बोलना। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं एक ही पेस पे बोल रहा हूं, या मैं अपनी आवाज को ऊपर नीचे कर रहा हूं? बताइए। ऊपर नीचे कर रहा हूं, थोड़ा किसी चीज पे एम्फेसिस करता हूं, फिर थोड़ा नीचे ले आता हूं। ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे सबक कभी मिले थे वहां से, जो मैं आपको समझा रहा हूं। इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटोनेशन, आवाज का उठाना, उसका नीचे आना। ठीक हो गया? ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप ओवरनाइट ग्लास में घोल के नहीं पिएंगे। इसका बहुत अच्छा तरीकेकार ये है कि आप जिस तरह ये बैठक है इसको बढ़ाएं। जब चाय के कप पे इकट्ठे होते हैं तो कोशिश करें कि आपस में गुफ्तगू करें, एक दूसरे को चेक करें। और सबसे अच्छा तरीकेकार ये है कि इंग्लिश मूवीज देखा करें, क्लासिकल इंग्लिश मूवीज जिसमें जो इंग्लिश बैकग्राउंड की होती है। जिस तरह आजकल सूट्स को देख रहे हैं, सूट्स का नाम सुना नेटफ्लिक्स पे किसी ने? आप उसको देखिएगा। फिर इंग्लिश कई ऐसे सीरीज है, उनको देखिए। आप उनको देखेंगे कि वो जब बात करते हैं तो वो इतना मुनासिब पॉज दे के बात करते हैं कि आपको सुनने का भी मजा आता है और आपको समझ भी आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, ये इनको बता दें, मैंने आगे चलते हैं। कितने होते? 24 पीछे वो किसी हाँ ये आ गया जो ठीक हो गया। जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बड़ा सिंपल है कि आपने सबसे पहले, अगर आपके पास कोई हेल्प है पीछे तो उसको पकड़ा दें। ठीक है, आपने अपने आप को, जैसा मैंने सबसे पहले बात बताई कि आपने रॉस्ट्रम के आगे स्ट्रेट खड़े होना, हाथों का यूं इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि रॉस्ट्रम को पकड़ ले सकें। आपका चेहरा ही आपको सब कुछ बता रहा है। फिर आपने अपने आप को, आपका ड्रेस प्रॉपर क्रिस्प और प्रॉपर होना चाहिए, जो कि मुश्किल काम नहीं है। बैग उठा के, मुझे आज भी याद है कि हाई कोर्ट में एक खातून यंग वकील को जज साहब ने बेइंतहा बेइज्जत किया था इस बात पे। वो आई, आपको नजर रखे कि शुरू ये क्या बदतमीजी है, ये आपका कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, जरा के रख दिया। सो हमेशा पुट योर बैग डाउन, नीचे करके रखिए अपने आके सबसे पहले आप सलाम करेंगे। जज वहीं से आपके फेवर में होगा, यार इज्जत से आइए करनी। फिर आपने अपनी बुक्स रखनी है साइड पे, अपनी फाइल ओपन अप करनी है। ठीक है, और फिर आप परमिशन करेंगे, सर विद योर परमिशन इफ आई मे स्टार्ट। तो वो उसको और अच्छा लगेगा यार कि तमीज और तमद्दुन से बात कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये पीछे एक और इम्पोर्टेंट एडवोकेसी का जो एलिमेंट है, जो आपने हमेशा याद रखना है, वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको एथिक्स और वो बाउंड्री बताई ना, अभी आपने ये बात की है, कोई बात ऐसी मत कीजिएगा जो कि गलत हो। इसको आपने बार बार ज़हन में रखना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी जो कि गलत हो, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप अपना केस वहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि जज को ये पता लग जाएगा यार झूठा बंदा है। और याद रखिएगा कि आपकी रेपुटेशन जो है वो आपसे बहुत पहले आगे चली जाती है। हमारे लॉयर्स में हमें सब पता है किसका की रेपुटेशन किसकी क्या है। एक वकील बहुत कामयाब ना हो, मगर उसकी रेपुटेशन अगर सॉलिड हो ना, तो वो बहुत बाइज्जत इंसान होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। और ये फिर आपके अपने ऊपर है कि आप अपनी रेपुटेशन कैसे करें। जी आगे। अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द कोर्ट। आगे आगे। सर एक बात बता रहे, जैसे कि हम बहुत
नोटिफिकेशन जैसे मैं को प्रूव करना चाह रहे हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे? उसमें अब बड़ा आप बार देखिए- आता है कि जी जी उसमें मेरे को देखने में भी बड़ा ब्रेक आता है, और उसे कैसे अब देखिए, अब आपने मुझे अगर नोट किया हो, ये पूरी गैदरिंग है, पीछे मुझे पता है सारे गप्पे लगा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश भरपूर ये कर रहा हूँ कि ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि ये सारे जो है वो इंटरेस्टेड हो। दिस इज हाउ यू विल हैंडल योर कोर्ट। आपकी इतने सारे लोग तो नहीं, आपने अपना जज फोकस में रखना है। आपको एक सेकंड में पता लगेगा कि ये जज जो है बोर हो रहा है या नहीं। आपने फौरन, अगर आपको नजर आ रहा है कि आप बोरिंग हो रहे हैं ना, आप इमीडिएटली जज से एड्रेस करके कहते हैं सर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा है और ये ओवर हो रहा है, लेकिन ये कि सर थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोशिश करें कि जज आपके सामने लॉ साहब पढ़ रहे, उसकी किताब खुलवा दें। नहीं है तो अगर आपके नोटिफिकेशन उसकी कॉपी उसके हवाले करें, सर ये है मैंने आपके लिए हाईलाइट की है, सर इस पेज पे अगर आप आएंगे तो मैं सर वो करूंगा। तो जज शासन पढ़ना शुरू होगा। जब वो पढ़ना शुरू होगा तो आप और वो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और आपको पता लगा जज है मेरे साथ है। लेकिन अगर वो ऐसे ही पढ़ा रखा होगा तो अमूमन आप देखिए तो जज भवाओं में होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। यू हैव टू इनकलकेट देयर इंटरेस्ट इन योर फेवर। जी अच्छा जी, अब प्रिपेयरिंग फॉर एडवोकेसी। अच्छा जी, अगला टॉपिक है जी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एडवोकेसी। इसके अंदर अब अगले दो आएंगे इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। जल्दी से खत्म करते हुए 11 to 10 मिनट। सबसे पहले है कि आपका पोस्चर और आपकी रिलैक्सेशन। याद रखिएगा कि आप कोर्ट में जब खड़े होंगे ना, तो आपने वहां पे यूं नहीं रहना आपने ये किया था, ये नहीं किया था, ये हुआ या नहीं हुआ, अब बताइए ये किए वो किए, इससे आप मैकेनिकल लगेंगे। आपने रिलैक्स रहना है, जैसे कि आप स्टार परफॉर्मर एक हैं। ठीक है, ये मैं कोर्ट कर नहीं, अगर आप भी ज्यादा क्योंकि जो मेरी जिहाद का स्केल है ना, बर्दाश्त वाली थोड़ी थोड़ी आपकी हो रही है। अच्छा, मैं अर्ज ही कर रहा था कि आप यू द स्टार परफॉर्मर इन दैट कोर्ट रूम। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने कोर्ट को लेके चलाना है। एक एक बंदे की आपने अटेंशन अपनी तरफ ले ली। सो द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक, आपको लोग देखें और आपको यूं हैरान करें। एक जिस तरह ये मैंने आपको बताया ना सीरीज में देखे, तो आप वो सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी कि कोर्ट में वो कैसे खड़े होते हैं। एक फिल्म है ऐश्वर्या राय की, प्रोवोक्ड के नाम से, किसी ने देखी है? जिसमें वो असाइलम में वो जेल में चली जाती है, अपना हस्बैंड मर्डर कर देती है, उसकी अपील होती है और उसका अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील में एक वकील बड़े फेम लॉ कॉलेज के लेवल पे आपकी स्पोकन स्किल्स पे बेतहाशा काम किया जाए, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से जना नहीं ये होता, हम सब सीखते हैं दुनिया में। मैं भी अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरे पीछे 20-25 साल की एफर्ट होगी, जो मैं कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और ये वो स्किल है जो वक्त पे खत्म भी हो जाती है। आपको रोज अपने आप को करना होता है, बोलना होता है, शीशे के सामने खड़े हो जाए, आपस से बात करें, एक दूसरे के साथ अपने साथ बात करें। पहले आप आंखों में आंखें नहीं मिला पाएंगे, फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो आपने अपने अंदर एक आग लगानी, एक पैशन क्रिएट करना है। सर आई कैन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सामने से के आंखों में जब बात करते हैं तो अगला बंदा एकदम से आपकी ना उसमें सुनने में आ जाता है कि यार वाकई, और आपकी ग्रिप ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा होता है इसके अंदर। फिर इंपॉर्टेंट है कि आप खड़े होकर बात कैसे कर रहे हैं। अमूमन वकील जो है ना, मैंने कई को यूं भी खड़े होकर देखा है, ऐसे करके, कोई यूं करके खड़ा, किसी ने लात ऊपर चढ़ाई होती है। ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर आप थोड़ा पीछे भी होते हैं ना, तो आपका पोस्चर इतना क्लियर और बोलना इतना सही होना चाहिए कि वो लोग आपकी पर्सनालिटी से भी इंप्रेस हो रहे हो साथ साथ, ना सिर्फ आपके आर्ग्यूमेंट से। ये फील करना शुरू करें। और ये ग्रूमिंग आपके हर जगह है। आप यूट्यूब पे जाएं, देखें, लोगों को देखें, फलाना क्या कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को देखें, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा की स्पीचेस देखें, वो जब बात करते हैं वो कैसे इधर देखते हैं, फिर वो इधर बात करते हैं, फिर वो ब्रेक लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिस
brings me down to the concept of कि आप ये exercises रोज करें आपस में, एक दूसरे के साथ करें. आगे चलें. बस चलते जाओ. आ जाओ. बस दो important elements. There is an opening speech before a case. There is a closing speech. जब आप start करते हैं end कैसे करते हैं. आगे चलो. चलो ये आगे चलते हैं. तो कैसे काम होगी? एक चीज कर देंगे इसको होगा है ना. खत्म करते हैं. अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा. ठीक है. एक मेरा ख्याल है आपको हिम्मत नहीं है, हालात नहीं है. मैंने एक प्रिपेयर करके लाया था लेकिन आप नहीं हो सकते. तो मैं इसको वाइंड अप इस तरह करूंगा लेक्चर को कि आज की बात शोर कम करें पीछे जरा. इधर ध्यान से. बस यार 1 मिनट रह गया. 1 मिनट मुझे और देर कर देते. एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, ये है कि आज के बाद से इस प्रोफेशन को वगाड़ की जगह एम्ब्रेस करें. अच्छा तैयार होके आए, अपनी बैठक को इम्प्रूव करें, गो टू गुड प्लेसेस. शाम को जाएं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके कप चाय पिए. हमारे बुजुर्ग जो थे ना, हमारे बड़े सीनियर लॉयर्स, वो अपनी यूथफुल डेज में हमेशा ये करते थे. जेब में पैसा, कहते पैसा नहीं होता था, किसी से उधार लेके भी ना, उस दौर में शैतान कॉन्टिनेंटल सबसे बड़ा होता था. वहां जाके शाम को चाय पीते थे सारे लोग. क्यों? क्योंकि अपना माहौल इम्प्रूव करते थे, उसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं. तो इन चीजों को की आदत डालें, अपने इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठें, बात करें, और बेसिक्स ऑफ द लॉ को पढ़ तो लिया है, इसको और से और आगे लेके चलें और अपने जीशान साहब जैसे उस्तादों के इर्द गिर्द. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.